फटाफट रिवाइज कराया तो बस। सॉलिड्स, it is the state of matter in which the atom or molecules are compactly arranged। ये एक स्टेट होती है जिसमें, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब कि उनके बीच में गैप्स क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, ठीक है, कह रहा है भैया जिसके शेप और साइज को कभी भी चेंज ना किया जा सके और जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जांपल में रबड़, स्टील एक्सेट्रा, ये सब क्या है, अपने आप को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद रीगेन कर लेती है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर देता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है भैया, रिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच रिस्टोर द सिस्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो सिस्टम को रिस्टोर कर दे, पहले जैसा कर दे जैसी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, उसे हम क्या कहते हैं भैया, रिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग फोर्स। समझ गए। द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिस्टोरिंग फोर्स बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, द बॉडी विच रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल है भैया, ठीक है, एग्जांपल है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज फाइबर, फास्फोरस, एक ब्रॉन्ज भी होता है, वो भी होता है, ठीक है। लिखा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ, नो वन इज परफेक्टली इलास्टिक, सब नियरली होती है, कोई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। प्लास्टिक बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है भैया, ठीक है, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। एग्जांपल में एल्यूमिनियम, कॉपर और सॉरी प्लास्टिक बॉडी कहता है जो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन ना कर पाए, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल, किसी भी तरीके से वो अपनी शेप और साइज को अगर रीगेन नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्ले, वैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ये आपको बताया नहीं था, लिखवा तो रखा आपको मैंने, है ना, मॉलिक्यूलर सेपरेशन। कोई बॉडी अपनी शेप को रीगेन क्यों करती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सेपरेशन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सेपरेशन होता है जिस पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, ठीक है, जितनी भी बॉडी अभी आपके आसपास है सबके बीच में वो सेपरेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, क्योंकि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। क्या होती है, जैसे ही मैं इनके बीच में गैप को बढ़ाता हूं, मॉलिक्यूल्स के गैप को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो आप देखते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। क्या हो जा रही है, अब आप देखिए जैसे मैंने आर इधर बढ़ाएगा, आर मतलब इनके बीच के गैप को, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच के आर को बढ़ा रहे हो अगर आप, तो उनके बीच में जैसे ही आप आर को बढ़ा रहे हो तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती। और कोई भी चीज नेचर में स्टेबल रहना चाहती है, अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, इसलिए दोबारा से क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यदि मैं दोनों को पास में ले आता हूं, दो मॉलिक्यूल को यदि आप पास में ले आते हो तो भी उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। जब पास में ले आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर क्या होगी, जब यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, घटेगी। फिर क्या होता है, स्टेबल होने के लिए दोबारा से क्या होता है, यहीं पे आता है, इसलिए बॉडी अपने आप को रीगेन कर पाती है। समझ गया कि जब आप मॉलिक्यूलर सेपरेशन को चेंज करते हो तो उन दोनों केस में, चाहिए आप पास में ले जाओ चाहिए आप दूर ले जाओ, दोनों केस में क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज होने से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अपने आप को फिर स्टेबल करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को उसी डिस्टेंस पे ला देते हैं, दैट इज आर नॉट, जहां पर क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया, इसे हम क्या कहते हैं भैया, मीन सेपरेशन। क्या कहते हैं इसे, अब ये मीन सेपरेशन क्यों कहा गया, क्योंकि हमें पता मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल क्या करते हैं,
लगातार वाइब्रेट करते हैं, उनके बीच में सेपरेशन लगातार क्या होता है, चेंज होता है। तो वो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम कोई एक सर्टेन तो बता नहीं सकते, इसलिए हम एवरेज सेपरेशन निकाल करके बताते हैं। ठीक है, तो एवरेज सेपरेशन आपका क्या होता है, आर नॉट, जहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है भैया, चलो। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस एफ अपॉन में ए होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तो भैया मैंने पहले बताया था नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, जब कहते हैं जब एरिया पर फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है, क्या लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो इस एरिया पर आपका ये फोर्स क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो टाइप होते हैं, एक बार ये फोर्स लेंथ बढ़ाता है और एक बार ये फोर्स क्या करता है, लेंथ को कम करता है। जिस केस में लेंथ को बढ़ाएगा उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं भैया, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और जिस केस में लेंथ को घटाता है उसे कंप्रेशनल स्ट्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, देखिए इस केस में ये फोर्स लग रहा है इस एरिया के, तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा वो उसकी वजह से लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, क्या कहते हैं, विच इंक्रीज और डिक्रीज दी लेंथ। और डिक्रीज करोगे तो एक कंप्रेशनल स्ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक होता है भैया शेयरिंग स्ट्रेस, क्या होता है, ये सीधा साइड को क्या करता है, पॉइंट्स को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ये फोर्स होता है, ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, कौन सा एरिया जिसपे, ये देखिए टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसके पैरेलल है, इस वाले सरफेस के ये वाला फोर्स क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, क्या कहते हैं इसे। और इस एरिया पे लग रहा है, एरिया की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो फोर्स अपॉन में एरिया क्या कहलाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, फिर आता है भैया स्ट्रेन, क्या आता है, स्ट्रेन का मतलब होता है रिलेटिव चेंज, क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन में, ये सब क्या स्ट्रेन के फॉर्मूले हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लेंथ, एरिया या वॉल्यूम। ठीक है भैया, ठीक है, यूनिट नहीं होती ना ही डायमेंशन होता, क्योंकि ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन है नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन कैंसिल, तो नो यूनिट, इसके पास यूनिट नहीं, उसका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है भैया, नोट फॉर गिवन फोर्स स्ट्रेन इज डायरेक्टली, क्या लिखा, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज। चलो ये छोड़ो, अभी रख दो, पता नहीं क्या। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेन, अगर बात करूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन में एल। ठीक है भैया, समझ गया। और इट में भी पॉजिटिव जब लेंथ क्या होगी भैया, बढ़ेगी, इट में भी नेगेटिव जब लेंथ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, किसके ऊपर वैलिड रहता है, किसके ऊपर वैलिड रहता है, सॉलिड के ऊपर। किसके ऊपर वैलिड रहता है, सॉलिड बॉडी के ऊपर ही वैलिड रहता है, समझ गया। वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, इसमें हम क्या करते हैं भैया, ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इससे इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहां पर जो स्ट्रेन आ रहा है वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। इस कंडीशन में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और जब आपका वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये किसके ऊपर वैलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के ऊपर, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन आपको बता दिया था मैंने कल भी। ठीक है, कि आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ए पॉइंट कहां चला गया, ए डैश पर, बी पॉइंट कहां चला गया, बी डैश, ए से ए डैश की पोजीशन में कितना शिफ्ट है, डेल्टा एल, और ये एल, तो डेल्टा एल अपॉन में एल क्या कहलाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, डेल्टा एल अपॉन में एल क्या कहलाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये क्या है भैया, बेस है, तो परपेंडिकुलर में बेस क्या होता है, tan थीटा। इसलिए कई बार शेयरिंग स्ट्रेन को हम क्या लिख देते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन को tan थीटा भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ठीक है। वैलिड किसके ऊपर होता है, केवल सॉलिड के ऊपर। इलास्टिक लिमिट क्या है, तो इलास्टिक लिमिट क्या है भैया, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कह रहा है भैया, ठीक है, जहां तक अपनी बॉडी को, जिस मैक्सिमम लिमिट तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर पाती है, उसी को उसकी क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद क्या होती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन आती है। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड द इलास्टिक लिमिट
द बॉडी एक्वायर्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन, बॉडी के पास क्या होता है भैया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है, मतलब उसकी लेंथ शेप और साइज जो भी है उसका कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है भैया, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एक्सपेंशन स्लैश कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड या लोड अप्लाइड। ठीक है, बताया था आपको मैंने, जितना ज्यादा आप लोड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा, उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन, ये लिखा हुआ ना विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली इक्वल टू लोड अप्लाइड। ठीक है भैया, अब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो एक्सटेंशन की यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, स्ट्रेन, और लोड की यहाँ पे क्या लिया, स्ट्रेस। ठीक है भैया, तो इन्होंने कहा भैया कि ये जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के क्या है, डायरेक्टली, कहां तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे। मतलब अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बनाओगे तो कैसे आएगा, सीधा जाएगा, आपको बताया था मैंने। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, 1 बाय में ई, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेस अपॉन में, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यूनिट क्या होगी इसकी, स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है भैया, तो न्यूटन ये केवल ऊपर वाली ही है, इसकी यही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी, क्योंकि नीचे वाली की ही नहीं। स्केलर क्वांटिटी होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल की पावर -1 डी की पावर -2। ठीक है भैया, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि विच वन इज मोर इलास्टिक, हमने स्टील लिया। ठीक है, स्टील और रबर ली, दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों सब कुछ सेम था, दोनों क्या था, सब कुछ सेम था, देखने में भी एकदम सेम थे। लेकिन अगर हम देखेंगे, हम जानते भी कि इलास्टिसिटी जो होती है वो स्ट्रेन के क्या होती है, डायरेक्टली इनवर्सली आती है। क्या आती है, अगर आप दोनों को फोर्स लगा के खींचोगे तो किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आएगा, स्टील के अंदर कम आएगा, और रबड़ के अंदर क्या होगा, ज्यादा आएगा। जिसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, वो लेस इलास्टिक होगा, मतलब उसकी शेप में भी चेंज ज्यादा आएगा और उसकी मजबूती भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेन इन रबर इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन एल्युमिनियम। ठीक है, और स्ट्रेन इन, अच्छा 3 टाइप की बनाया था, ये एल्युमिनियम लिया मैंने, ये रबर लिया और ये स्टील लिया। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसके अंदर आएगा भैया, रबर के अंदर, फिर किसके अंदर आएगा, एल्युमिनियम के अंदर, फिर किसके अंदर आएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेन रहेगा उसका इलास्टिसिटी होगी सबसे कम, उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर किसकी होगी, स्टील की। समझ गए भैया, ई ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, चेंज क्या होगा, कम, उसकी शेप और शेप वगैरह में चेंज क्या आएगा, कम आएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या बोला, क्या बोला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। इसके बीच में ग्राफ खींचिए। ठीक है, स्ट्रेस ये रहा आपका स्ट्रेस, और ये रहा आपका स्ट्रेन, ये वाला, ये जब सीधी लाइन प्रोपोर्शनल तो सीधी लाइन जाएगी, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए तो क्या बन गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस हो गया, और बेस किसके पैरेलल है, स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन बेस स्ट्रेन हो गया। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। क्या हो गया, स्लोप, टेन, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या भी है, स्ट्रेस, और ये क्या है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी टेन थीटा, यानी स्लोप क्या होता है, इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो विच वन इज मोर इलास्टिक, ए और बी, तो आप बोलोगे ए इज मोर इलास्टिक, क्योंकि थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी, दोनों साइड में टेन ले लीजिए, तो टेन क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा, सो दैट इलास्टिसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ बी। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमारे पास कितने टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, तो पहला क्या है भैया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, इस केस में आप नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हो, फोर्स कितना है, एफ, एरिया कितना है, ए, तो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में, क्या हो गया, पहले इसकी लेंथ एल थी, अब क्या हुई, डेल्टा एल होगी। ठीक है, तो चेंज लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल का, तो स्ट्रेन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन में एल। कह रहा भैया ये जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो डायरेक्टली बोलने के इसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। ठीक है, उसके बाद एक प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, और ये एफ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, एफ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यंग मॉडुलस का इस्तेमाल किया गया, दैट इज अ यंग मॉडुलस। क्या है ये, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल क्या है, एलोंगेशन, चेंज इन लेंथ कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालोगे, ये y की वैल्यू निकाली तो क्या हुआ, एफ अपॉन में के नीचे ये आएगा, तो आप उस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर यंग मॉडुलस क्या, डेल्टा एल का क्या इनवर्सली है, क्या है,
यानी उस बॉडी का यंग मॉडुलस कम आता है जिसके अंदर डेल्टा एल यानी एलोंगेशन क्या आती है, ज्यादा आती है। किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, स्टील का या रबड़ का? किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, स्टील का या रबड़ का? स्टील का, क्योंकि उसके अंदर डेल्टा एल क्या आ रहा है, कम आता है। रबड़ के अंदर डेल्टा एल क्या होता है, यूनिट वही होगी, ठीक है। यंग मॉडुलस ज्यादा तो स्ट्रेन कम, और यंग मॉडुलस कम तो स्ट्रेन ज्यादा, ठीक है भैया, यहां से पता लग रहा है। चलो देखिए भैया, एक एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी का। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर दे रखी है। आपने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है, 10 की पावर 5 न्यूटन। रेडियस कितनी है वायर की, इतनी रखी है। यंग मॉडुलस आपको दे रखा है, स्टील वायर, ये स्टील वायर दे रखा है क्योंकि यंग मॉडुलस स्टील का इतना होता है, ठीक है। तो रेडियस से क्या निकल आएगा, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई है ना, पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है स्ट्रेस। क्या निकालना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में फोर्स कितना है, 10 की पावर, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर ये रहा, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो आपका स्ट्रेस ही आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बोल रहा है भैया स्ट्रेन भी निकालना, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन मुझे याद होगा तो स्ट्रेन भी निकालना, ठीक है भैया। तो भैया आपको पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स लेंथ डेल्टा एल अपॉन में ये होता है। अपने क्या निकालना है, डेल्टा एल। क्या निकालना है, एलोंगेशन निकालनी। क्या निकालनी है, फोर्स कितना है, 10 की पावर 5, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। यंग मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻11। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्या है, सॉल्व कीजिए, आपका डेल्टा एल आ गया, इतना मीटर आ गया, समझ गया। स्ट्रेन भी निकालना है, स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा एल यहां से निकाल दिया, और एल आपको 1 मीटर दे रखा तो आपने यहां से निकाल दिया, ठीक है। अच्छा इसके पीछे क्या यूनिट लगाऊं, कौन बताएगा मुझे, 0.5 का मैंने डेल्टा एल निकाला है, तो साक्षी कौन सी यूनिट लगाऊं, डेल्टा एल निकाला है, यहाँ पे क्या यूनिट लगाऊं, डेल्टा एल क्या है, लेंथ की सही यूनिट क्या होती है, तो मीटर नहीं बोल सकती, ऐसे कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं क्या। यहां पर क्या लगाऊं, स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में लेंथ अपॉन में लेंथ, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अभी घुसंट दे दिया ना, एक्स्ट्रा चढ़ जाएगा 1 मिनट, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन निहायत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो दो वायर के कॉम्बिनेशन से बना है। ऊपर वाला वायर किसका है, कॉपर का, और नीचे वाला वायर किसका है भैया, स्टील का है। किसका है, स्टील का है, ठीक है। एरिया इसका क्या है, ए, एज्यूम कर लिया, कॉपर है। लेंथ ऑफ कॉपर कितनी रखी है, 2.2 मीटर। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नीचे जो वायर लगा हुआ है स्टील, उसका एरिया क्या है, सेम एज कॉपर, ठीक है। लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर। यंग मॉडुलस कितना है इसका, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एल इन कॉपर यानी एलोंगेशन इन कॉपर, डेल्टा एल इन स्टील यानी एलोंगेशन इन स्टील। तो भैया कैसे करेंगे इसे, ठीक है। क्या रखा है भैया कि दोनों क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों को ऊपर एक लोड अप्लाई किया गया। क्या किया, लोड की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो भी निकालना है हमें, ठीक है भैया, लोड भी निकालना है, ठीक है। तो कह रहे हैं उस लोड की वजह से दोनों के अंदर जो एलोंगेशन आ रही है मिला करके, ऐसा ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। जब यहां से हमने लोड अप्लाई किया ना, तो उस लोड की वजह से दोनों के अंदर जो एलोंगेशन आई है, कॉपर की एलोंगेशन प्लस स्टील की एलोंगेशन बराबर में 0.7 मिलीमीटर की एलोंगेशन है, दोनों को मिला करके। कह रहा है बताइए इंडिविजुअली दोनों के अंदर कितनी एलोंगेशन आई है, मतलब कॉपर का कितना हिस्सा है इसमें 0.7 में, और स्टील का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने शायद आपको भी करा रखा है क्वेश्चन, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर क्या होता है भैया, फोर्स लेंथ ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर। देखिए भैया, फोर्स मैं नीचे से लगा रहा हूं F, तो दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेट यहां पर, इसका वेट जो है ना, वो ऊपर वाले स्टील के वेट का, सॉरी स्टील का जो वेट है वो ऊपर वाले कॉपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालना, इन दोनों के वेट का कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वो लगने वाले फोर्स का ही है, समझ गए। इस स्टील को जितने फोर्स से खींच रहा हूं उतना ही फोर्स किस पे लग रहा होगा, कॉपर पे भी लग रहा होगा, समझ गए भैया। चलो तो देखिए भैया, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर क्या होगा, फोर्स जो मैंने लगाया, लेंथ ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया दोनों का क्या है, सेम ही है। तो भैया फोर्स अपने को पता नहीं है, लेंथ पता है भैया कॉपर की 2 मीटर है, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर नहीं पता हमें, ठीक है। एरिया ये भी नहीं पता, एज्यूम किया, लेकिन ये बता रखा है दोनों का बराबर है, ठीक है। स्टील के बारे में लिख दीजिए, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू में फोर्स लेंथ ऑफ स्टील
चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील एरिया। ठीक है भैया, फोर्स ऐसी लिख दीजिए, लेंथ ऑफ स्टील क्या है 1.6 मीटर, डेल्टा एल एस अपने को पता नहीं है, एरिया आपको गिवन है। ठीक है भैया, फिर हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। क्या किया, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो यंग मॉडल्स ऑफ कॉपर, यंग मॉडल ऑफ स्टील का ये पहले कॉपर लिखा फिर स्टील लिखा, स्टील वाले को उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से एरिया क्या हुआ, कैंसिल, फोर्स से फोर्स क्या हुआ, कैंसिल, क्या बचा अपना, और यंग मॉडल्स ऑफ कॉपर दे रखा आपको 1.1 इंटू 10⁻11, और यंग मॉडल स्टील दे रखा 2 इंटू 10⁻11, 11 से 11 क्या हुआ, कैंसिल, क्या बचा 1.1 और क्या बचा 2, फिर यहाँ पे क्या बचा देखिए 2.2 और क्या बचा डेल्टा एल एस, है ना, इधर क्या बचा डेल्टा एलसीयू, और इधर क्या बचा 1.6, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो आपका ये आ गया, काटा पीटी होगी 2 से कटेगा, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या होगी 0.4, डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या 0.4 डेल्टा एल टी यू, क्या आ गया, यानी लेंथ ऑफ स्टील कितनी आई, एलोंगेशन इन स्टील कितनी आई है, कॉपर से इतने टाइम ज्यादा आई है। हमें एक इक्वेशन पहले ही पता है, एक इक्वेशन ये पता लगी, डेल्टा एल एस की जगह पर आप ये पुट करोगे, डेल्टा एल एस की जगह पर आप ये पुट करोगे, आपने जब इसकी जगह पर ये पुट किया तो क्या आया, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है भैया, फोर्थ, इसकी वैल्यू किसके अंदर, इसकी जगह पर, तो भैया ये आया डेल्टा एल सी यू 0.4 डेल्टा एल सी यू बराबर में 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या 1.4 डेल्टा एल सी यू बराबर में 0.7, डेल्टा एल सी यू की वैल्यू होगी 5 मिलीमीटर, कुल कितनी एलोंगेशन है 0.7 मिलीमीटर, तो ये 0.5 मिलीमीटर तो इनने दिया, तो डेल्टा एल एस क्या होगा 0.2 मिनट। ठीक है, उसके बाद फोर्स भी निकालना अपने को, ठीक है, कि बताइए फोर्स कितना, तो भैया आपको पता क्या है, किसी एक इक्वेशन को उठा लो, चाहे इसको, यंग मॉडल्स कॉपर का दिया है, ठीक है, डेल्टा एल सी यू आपका आ गया, एरिया नहीं पता, मैं तो ऐसे थोड़ी ना, वेरिएबल तो है मेरे को कैसे पता, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रेडियस दे रखी क्या, तो रेडियस दे रखे तो आप पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दिया, और आपको डेल्टा एल सी यू दे रखा है, फोर्स यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो वही मैंने किया, ठीक है, क्या किया, देखिए ये है आपका, कोई इक्वेशन में किसी का यंग मॉडल लिख दिया, फोर्स निकालना लेंथ, और ये क्या भैया जो भी है उसमें देख के देख लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ केवल नोट्स कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आप इतने अच्छे बच्चे नहीं, इतना रिवाइज करने के बाद भी आप दोबारा इसको देखने वाले नहीं हो, ठीक है, निहायत सुअर हो तुम लोग बहुत ज्यादा। बल्क मॉडल्स ऑफ स्टील क्या है, बल्क मॉडल स्टील में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के वॉल्यूम को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं भैया, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या परपेंडिकुलर है, क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो भी परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा, ये फोर्स जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, क्या कहेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया, जो स्ट्रेन आएगा वो माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी आएगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा, फोर्स लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, कम होगा। चलो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है भैया कि जितने ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतने ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अपन ने क्या किया, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमने निकाल दी, क्या निकली, इसे क्या लिख दिया, देखिए जब आप वॉल्यूम को चेंज करते हो किसी को ना, तो आप उस फोर्स अपॉन में एरिया को, स्ट्रेस को आप प्रेशर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रेशर भी लिखते हो, तो ठीक है, ये प्रेशर हो गया, बल्क मॉडुलस माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी, हमने बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकाल दी, और ये माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, और हम देख रहे हैं बल्क मॉडुलस माइनस डेल्टा वी के क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है, कल भी बताया था मैंने, ठीक है, यानी जिसके वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आएगा उसका बल्क मॉडुलस क्या रहेगा, और जिसके वॉल्यूम में चेंज कम आएगा उसका बल्क मॉडुलस क्या रहेगा, किसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आता है, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस के वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आता है, डेल्टा वी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज सबसे कम आता है, बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, समझ गया, यहां पे लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लिख दिया इसने बच्ची ने, ठीक है, डेल्टा सॉलिड के अंदर डेल्टा एल क्या होगा, सबसे कम आएगा, लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा, गैस के अंदर सबसे ज्यादा,
ठीक है, जिसका डेल्टा वी सबसे ज्यादा होगा, गैस का सबसे ज्यादा है, तो इसका बी क्या होगा, सॉरी गैस का सबसे ज्यादा है चेंज इन वॉल्यूम, तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, सबसे कम होगा। और सॉलिड के अंदर सबसे कम चेंज है तो उसका बल्क मॉडुलस सबसे इनवर्सली देख लिया। अच्छा, एक और टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। क्या आती है भैया? कंप्रेस कौन ज्यादा होता है? गैस। कौन कम होता है? सॉलिड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भैया कंप्रेसिबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, गैस की ज्यादा, उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली इक्वल टू बल्क मॉडुलस, उल्टा है बल्क मॉडुलस का, इनवर्सली इक्वल टू बल्क मॉडुलस। हमने पता है भैया बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या निकाला था अभी थोड़ी पहले, पी क्या था, वी डेल्टा वी, है ना, यही था ना। तो हम देख रहे हैं भैया यही था, तो इसकी जगह पे हमने बल्क मॉडुलस के यहाँ पे यही लिख दिया, उल्टा कर दिया। फिर क्या कर दिया? तो हमने देखा कंप्रेसिबिलिटी किसके डायरेक्टली आ रही है, डेल्टा वी के। जिसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज उसकी कंप्रेसिबिलिटी, जिसके वॉल्यूम में कम चेंज उसकी कंप्रेसिबिलिटी, किसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज, गैस के, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। किसके वॉल्यूम में कम चेंज, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो। चलो क्वेश्चन करते हैं, किसके ऊपर वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रबड़ बॉल है, आयरन बॉल है, दोनों के ऊपर सेम स्ट्रेस लगा रखा है। बताओ किसके अंदर क्या होगा बल्क मॉडुलस, किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा? पता है भैया इसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर कम चेंज आएगा तो उसका बल्क मॉडुलस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, रबड़ की, क्योंकि जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी। फिर आता है आपका शेयरिंग मॉडुलस। क्या आता है? ठीक है, शेयरिंग मॉडुलस। शेयरिंग मॉडुलस में आप क्या करते हो, टेंजेंशियल, इसके पैरेलल एक फोर्स लगाते हो, तो इसकी वजह से के कहां चला जाता है, के डैश पे, एल कहां जाता है, एल डैश पे। इसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल, ओ सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन क्या कहते हैं उसे, और जो स्ट्रेस लगता है उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जितना स्ट्रेस लगाओगे ये वाला स्ट्रेन भी क्या होगा, उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट इस्तेमाल किया, जी फॉर मॉडुलस ऑफ शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी इज इनवर्सली टू डेल्टा एल। स्लाइडिंग डिस्टेंस क्या है, जो चीज ज्यादा स्लाइड कर जाती है, ठीक है, जो ज्यादा स्लाइड करेगी उसका शेयरिंग मॉडुलस यानी रिजिडिटी क्या होगी, कम होगी। और जो कम स्लाइड करेगी, बॉटम फिक्स कर दो और टॉप पे फोर्स लगाओ, चीज अगर मुड़ जाती है तो उसका रिजिडिटी क्या है, कम है। जैसे पेड़ नीचे से फिक्स होता है, फोर्स लगाते हो तो पेड़ क्या होता है, झुक जाता है, तो उसकी रिजिडिटी क्या होती है, कम होती है। और जिससे फोर्स लगाओ, लोहे का पिलर काट दो, मोटा खंबा सा, ठीक है, उस पर फोर्स लगाओ, समझ गया, उसकी क्योंकि रिजिडिटी क्या होती है। ठीक है, यहां से समझ लेना। फिर आता है भैया वैलिड किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, टेबल में देखोगे तो यंग मॉडुलस किसी भी सॉलिड के लिए, ठीक है, उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है भैया, ठीक है, देखो आपको पूरा लिखवाता, लेकिन इस बच्चे ने पता कैसे किया, जो मैंने बोला केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिखा, ये ज्यादा अच्छा है। फिर हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये लिखे, ये भी मैंने लिखवाया, ये पहले मैं बोर्ड पे लिखवाता था ना, तो मैं निकम्मापन दिखाता था, तो मैं शॉर्टकट में करवा देता था, तो मैं करेक्ट करता था, लेकिन सही है बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर यंग मॉडुलस, किसके लिए है? हमने क्या किया, स्ट्रेस लगाया तो वायर के अंदर क्या आया, स्ट्रेन आया। पहले ओ पे था, पहले स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। ओ पॉइंट का मतलब क्या है, स्ट्रेस जीरो तो समझ गया, यहां पे हम स्ट्रेस जीरो कर रहे हैं तो स्ट्रेन ओ पॉइंट पर क्या है, जीरो है, समझ गया। फिर हमने क्या किया, हमने स्ट्रेस बढ़ाया, क्या बढ़ाया, तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। हुक्स ने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधी लाइन में जा रहा है, मतलब हुक्स लॉ ऑब्यो हो रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है। यहां पर वायर को अनलोड कर दिया, मतलब स्ट्रेस को क्या कर दो, जीरो कर दो, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आपने फिर यहाँ पे नहीं माने, यहां तक पहुंच गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट यहां तक पहुंच गए, यहां तक भी देखा आपका सीधा जा रहा है, आपने स्ट्रेस को फिर जीरो किया, यानी वायर को अनलोड किया, स्ट्रेन क्या हुआ, फिर जीरो हो गया। आप यहां तक पहुंच गए ए तक, आपने देखा ग्राफ अभी भी सीधा है ना, मतलब हुक्स लॉ पूरी तरह फॉलो हो रहा है, ठीक है।
जैसे ही आपने यहाँ का स्ट्रेस इतना था, यहाँ का स्ट्रेन इतना था, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेस को जीरो किया, स्ट्रेन भी कहाँ भाग गया? जीरो पर। वायर ने अपने पाथ को एग्जैक्टली रिट्रेस किया। क्या किया? जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापसी आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ये पॉइंट ए था, क्या था? ए पॉइंट के बाद चले गए बी पॉइंट तक। कहां चले गए? हमने देखा वायर टेढ़ा, थोड़ा सा हमारा ग्राफ क्या हुआ? टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। इसका मतलब क्या? झुक गया, यानी स्लोप क्या हो गया? कम हो गया। स्लोप कम करने का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी कम होगी। क्या हो गई? मैंने बताया था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? इलास्टिसिटी देता है। स्लोप ज्यादा रहेगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, स्लोप कम रहेगा तो इलास्टिसिटी। यहाँ का स्लोप कम हो गया, नहीं इलास्टिसिटी वायर की क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन हमने बी पॉइंट पर वायर को दोबारा से अनलोड किया, यानी स्ट्रेस को फिर दोबारा से क्या किया? जीरो किया, तो स्ट्रेन भी क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ गया? लेकिन हमने बी पॉइंट को बोल दिया भैया हम इलास्टिक लिमिट के पास पहुंच चुके हैं, इलास्टिक लिमिट के ऊपर पहुंच चुके हैं। फिर हमने क्या किया? चलो और आगे करते हैं। तब ग्राफ क्या हुआ? एकदम फ्लैट सा गया। फ्लैट सा गया मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस हमने बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन हो गया। और स्ट्रेस में कितना चेंज किया आपने? पहले इतना था ना, थोड़ा सा ही था, उससे थोड़ा सा ऊपर किया, लेकिन स्ट्रेन क्या हुआ? पहले यहाँ पे था, लेकिन एकदम से क्या हुआ? इतना बड़ा चेंज आ गया स्ट्रेन के अंदर। यानी अब वायर क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, वो वायर कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपने सी पॉइंट पर जैसी वायर को अनलोड किया, आपने सोचा कि चलो हम अनलोड करने का मतलब स्ट्रेस जीरो करना, अनलोड करने का मतलब जैसे ही आपने वायर के स्ट्रेस को जीरो किया, लेकिन वायर का स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, ये आ गया नया स्ट्रेन। इसे कहते हैं भैया अब इलास्टिक लिमिट के ऊपर गया, उसके बाद भी आपने फोर्स लगा दिया, तब वायर क्या हुआ? परमानेंटली क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। इसे परमानेंट सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है भैया, उसके बाद फिर आगे बहुत सारे पॉइंट है। आप सी के बाद फोर्स लगाओगे तो अब वायर कहीं पर भी अपनी से आपको हर बार नया नया स्ट्रेन आता रहेगा, हर बार नया नया स्ट्रेन आता रहेगा। और मैंने बताया 1% ऑफ एक्चुअल लेंथ, इसके अंदर जो, हाँ ये देखिए, ये जो चेंज इन लेंथ आ रहा है ना, वो ये जो लेंथ है, जब आप सी बी इलास्टिक लिमिट के बाहर चले गए और फिर आपने वायर को क्या किया? अनलोड किया, तो उसकी लेंथ क्या होती है? कुछ बड़ी आती है। तो उसकी लेंथ अगर 100 मीटर रहेगी ना, तो अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 101 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके बाद अगर आप सी पॉइंट के बाद भी नए नए पॉइंट पर जाते हो तो नया नया स्ट्रेन क्या होगा? जुड़ता जाएगा, वो कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। पर वायर क्या हो गया? परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ई पॉइंट तक आते आते वायर इतना पतला हो जाएगा कि ये अपने वजन से क्या होगा? टूट जाएगा, अपना वजन भी नहीं झेल पाएगा। समझ गया? चलो अब देखिए जरा इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? कैसे गया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। कैसे पता? क्योंकि गिरा एकदम सीधा गया। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? जीरो करने पर स्ट्रेन भी क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। ठीक है, स्लोप क्या है? स्लोप क्या रहता है? यंग मॉडुलस। क्या रहता है? बी पॉइंट क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट। क्या कहलाता है? ग्राफ यहां पर क्या है? इस पॉइंट के लिए जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है, स्ट्रेस क्या हो गया? कम स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है। यहां पर क्या है? ग्रोथ इन स्ट्रेन क्या है? ज्यादा है ग्रोथ इन स्ट्रेस से। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को जीरो कर दोगे लेकिन स्ट्रेस को जीरो कर दोगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेन क्या हो रहा है? जीरो आ रहा है, मतलब आप इलास्टिक लिमिट पे पहुंच चुके हो। ठीक है, फिर आते हैं भैया बी से सी पॉइंट पे। बी से इससे लेके यहाँ पे, यहाँ अब देखो मैं कुछ डायग्राम डायरेक्टली बोलूंगा, बी से लेके सी पॉइंट तक है ना। देखिए बी से सी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी से सी पे आप देखोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्या हो रहा है? ग्रोथ इन स्ट्रेन इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रोथ इन स्ट्रेस में बहुत कम ग्रोथ करो, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और स्ट्रेस